है। तो और मैंने अपने आप को शुरू से ही समाज के कामों में रखा, और मुझे कभी भी जो है ना मतलब वो नहीं फील हुआ ड्राइनेस। रेदर मतलब एक ऐसा लगा कि शायद मैं एक मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, शायद मैं करीब करीब कुछ जी रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ आ रही बात समझ में कि अगर आप समाज के कार्यों को लेते हैं तो जो आपका रूटीन काम है वो तो चलेगा ही, वो तो करना ही है, उसके बगैर तो चलेगा ही नहीं। लेकिन उसको जोड़ने से आपका एक साइकिल ऐसा चलेगा जिससे आपका समझ भी बढ़ेगा, दर्शन बढ़ेगा, आपका आउटलुक बढ़ेगा जिसको कहते हैं, सोच बढ़ेगा, समझ बढ़ेगा, और वो आपके जो काम आप करते हो, जो भी कोई काम करता है किसी भी तरीके का, उसको भी फायदा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दूसरी बात यह है कि जो दो तीन चीजें मैं आपके साथ, आप लोग ना दिमाग में अपने कुछ क्वेश्चंस रखना। मैं चाहता हूं हर एक आप लोगों में से हर एक व्यक्ति मेरे से एक सवाल कम से कम करे, कुछ भी है? दो चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक तो मैं राइट टू हेल्थ और एक राइट टू एजुकेशन, दो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अदरवाइज तो बहुत सब चीज लंबी हो जाएगी। अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है बच्चों को, एवरेज बच्चों को, वो आज नहीं मिल रही है। आज कई करोड़ बच्चा हमारा सरकारी स्कूलों में है और कई करोड़ बच्चा हमारा व्यवस्था से ही बाहर है, मतलब स्कूल ही नहीं गए, या कोई चौथी में, पांचवी में, छठी में ड्रॉप आउट हो गए। तो स्कूल ही नहीं गए, मतलब या गए तो ड्रॉप आउट हो गए। लड़कियां भी बहुत ड्रॉप होती हैं, लड़के भी बहुत ड्रॉप आउट होते हैं। कई बार प्राइमरी स्कूल 5वीं तक है, फिर लगता है 8वीं छठी में जाने के लिए 5 किलो 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो माता पिता उसको ब्लॉक कर देते हैं वहाँ पर, है? और उसकी पढ़ाई बंद हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चे हमने देखा है 5वीं से ज़्यादा आगे बढ़े ही नहीं। तो जो देश में शिक्षा का हालत है वो बहुत खराब है और बहुत शर्म की बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी, अगर व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है तो वो ये डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर सकता है। शिक्षा बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बुरे हालातों को बदलना भी है तो भी शिक्षा के थ्रू ही आप बदल सकते। तो अभी जैसे हमने बिहार में भी आपके बहुत सारे स्कूल देखे, और सारे देश की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 19-20% 19-20 का फर्क होगा। सारे देशों के सारे देश में जो स्कूलों की हालत है, सरकारी स्कूलों की हालत है, वो बहुत मतलब खराब है, बहुत खराब है। तो राइट टू एजुकेशन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि हर एक बच्चा, चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, वो उसको स्कूल जाना है और स्कूल जाकर एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो तभी मिल सकती है ना, एक तो वातावरण हो। अब सपोज करो कि किसी बच्चे को टॉयलेट आ जाए, और खासकर गर्ल्स को, तो वो तो घर ही चली गई और फिर लौट के भी नहीं आई। अगर आपके पास एक फंक्शनल टॉयलेट नहीं है स्कूल में, तो ये बहुत सारे बच्चों के लिए जो है प्रॉब्लम हो सकता है। पानी पीने का नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। अब अगर ग्राउंड में बैठे हैं, अभी हम कल देख रहे थे कि पहले कुछ बच्चे ग्राउंड में, क्योंकि कमरे नहीं थे, तो एक जगह बैठे, जब वहाँ धूप आ गई तो फिर वहाँ से इधर आ गए, हैं? तो ग्राउंड में तो रहे, तो ग्राउंड में ही ना हो। तो ये कोई एनवायरनमेंट थोड़ी है पढ़ाई का, है? एक ठीक सा कमरा होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होनी चाहिए। अब अगर 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा और जो है पंखा नहीं है, तो गर्मी में कैसे पड़ेगा, है? तो इसलिए राइट टू एजुकेशन का मतलब जो हम समझते हैं वही होता है कि
हर एक बच्चे को अपनी पढ़ाई करने के लिए जो भी चीज चाहिए, जो भी जरूरी है उसकी पढ़ाई करने के लिए, वो उसको मिलनी चाहिए। दूसरी ये कि जो उसके पढ़ाई में रुकावट आती है किसी भी तरीके की, जैसे डिसेबल्ड बच्चा है, अब उसको व्हील चेयर चाहिए आने के लिए स्कूल में, अब उसके बाद व्हील चेयर नहीं है, ये रुकावट है। अगर व्हील चेयर नहीं है तो नहीं आएगा। सपोज करो उसके घर से स्कूल तक की जो सड़क है वही खराब है, तो अगर व्हील चेयर है भी उसके पास तो भी व्हील चेयर उसकी सड़क पे नहीं चल सकती, तो वो फिर नहीं आएगा। सपोज करो कि वो बीमार है या कोई भी बच्चा बीमार है, तो उसको डॉक्टरी की भी जरूरत है, तो अगर उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो भी वो स्कूल नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, और सोच करो किसी के माँ बाप मर गए हैं तो उसको रहने की भी जगह नहीं है, तो वो भी उसके लिए रहने का भी इंतजाम होना चाहिए, तभी तो पढ़ेगा ना। मुझे बताओ, बगैर माँ बाप अगर नहीं है, रहने की जगह नहीं है उसके पास, खाने की जगह नहीं है, तो पढ़ सकता है वो? तो वो भी चाहिए। तो जो शिक्षा का अधिकार का मतलब है वो बहुत वाइड, और उसका मतलब यही है कि उसको सब कुछ वो मिलना चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसकी है? सब कुछ मिलना चाहिए, वो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी। मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो हमारे माँ बाप है, जो इनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं या जिनके सामर्थ्य सरकारी स्कूलों में जाने की है, अगर वो अपने बच्चों को काम पे जाने से रोक देते हैं, काम पे नहीं भेजते, स्कूल के लिए उसको स्वतंत्र कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो माँ बाप की जो जिम्मेदारी है ना वो 100% पूरी होगी। अब उसके बाद जो जिम्मेदारी किसकी है? स्कूल की, सरकार की, टीचर्स की, उनकी जिम्मेदारी। अक्सर हमने देखा है कि सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो उनके माँ बाप को कोसते हुए देखा है, ये देखते नहीं है और इसको कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं, इसका ये नहीं करते, वो नहीं करते, उसको ब्लेम करते हैं। जबकि ये नहीं समझते कि वो उस बेचारे उस पेरेंट को क्यों ब्लेम कर रहे हो जो खुद अनपढ़ है, जिसको हफ्ते में पूरे 7 दिन काम भी नहीं मिलता है, और वो अपने जीवन की लाइवलीहुड के लिए ही स्ट्रगल करता रहता है। तो ये जो अप्रोच होती है स्कूल की या टीचर्स की या किसी की भी, अक्सर जंप करके जो है ना वो उसको ब्लेम करते हैं पेरेंट को, क्योंकि कमजोर है ना, कमजोर हर एक व्यक्ति अगर कमजोर, दूसरा व्यक्ति कमजोर है तो उसको करते हैं। तो ये एक तरीके से मतलब अपने में गलत है। तो राइट, अभी हम ये चाहते हैं कि अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, बच्चों में कोई फर्क नहीं होता, तो ये नहीं सोचते। सारे स्कूलों में जाने चाहिए, सारे बच्चे स्कूल जाने चाहिए, सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबको फ्री एजुकेशन। आज फ्री एजुकेशन है क्या? कदम कदम पे आपके आउट ऑफ पॉकेट खर्चा होता है? प्राइवेट स्कूलों में जो हालत है वो देखते हो आप। तो इसमें ना हम जो आप लोगों से ये बातें करने का मकसद है, वो मकसद मैं आपको बता दूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को एज ए वॉलंटियर ऑफर करो कि हमें ये चीजें अचीव करनी है जो नहीं अचीव हो पाई है? और मैं आपको बताता हूं कि शिक्षा का क्षेत्र और खासकर सरकारी स्कूलों की बात करें अगर, तो इसमें हम कुछ भी छोटा सा एफर्ट करते हैं ना, इसका आउटपुट बहुत अच्छा है। मतलब आप सोचोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर सरकारी स्कूल में पानी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे क्या करने से होगा, लेकिन आपका बहुत बड़ा रोल उसके अंदर प्ले हो सकता है। अब सपोज करो आपको कोई बच्चा कांटेक्ट में आता है और शिकायत करता है कि मेरे स्कूल में पानी नहीं है, तो आप एक चिट्ठी तो लिख सकते हो ना, मुख्यमंत्री को लिख सकते हो ना कि ये बच्चा मेरे पास आया है, इसने ये शिकायत करी है, इसके स्कूल में पानी नहीं है, या मेरी जानकारी में मैं भी इस स्कूल में पढ़ा हूँ, इसमें पानी नहीं है। तो मतलब कुछ कर सकते हैं ना आप, और कुछ करने से कुछ होता है, और कुछ होने से बहुत कुछ होता है। मतलब है। अब मैं आपको 2-4 कोर्ट के ही किस्से बताता हूँ, और फिर हम बताते हैं आपको कैसे हम इसको आगे प्लान कर रहे हैं। राजस्थान में अलवर है, अलवर के गांव में मुझे कोई व्यक्ति ले गया। वहां पे हमने देखा कि एक स्कूल है जो
300 साल 400 साल पुरानी बिल्डिंग लग रही थी, वो बड़ी जैसे किले टाइप की। उसमें 700-800 बच्चे पढ़ते थे और शायद वो लड़कियों का स्कूल था मेरे ख्याल से, जर्जर में, और कई सालों से पढ़ रहे थे उसको कोई। तो जब मैं पहुंचा तो मेरा दृष्टिकोण ही डिफरेंट है, तो मैं उसके फोटो वोटो लेके एक चिट्ठी मैंने चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट को दी कि ये हालत है, इसको तुरंत बिल्डिंग को गिराकर एक नई बिल्डिंग बनाई जाए। 1-2 महीने तक कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरे को लगा यार एक चिट्ठी ना, उसको इसकी कॉपी एक चीफ सेक्रेटरी को भेज देते। चीफ सेक्रेटरी समझते हो, राज्य का जो मुख्य सचिव होता है उसको भेज देते। तो मैंने वो चिट्ठी उठा के राज्य सचिव को भेज दी राजस्थान के। 3 दिन के अंदर, मतलब चिट्ठी भेजते ही 3 दिन में जवाब आया मेरे को, और उसमें उन्होंने वहां के जो ऑफिसर थे उनको डायरेक्शन दी कि तुरंत वहां पे विजिट करो और इस प्रॉब्लम को देखो। मेरे ख्याल से 8-10 महीने के अंदर नई बिल्डिंग तैयार हो गई बच्चों के लिए, और उनको नई बिल्डिंग मिल गई। एक और किस्सा सुनाता हूं आपको। हमारे हरियाणा में फरीदाबाद में एक जगह अनंगपुर करके एक जगह है। वहां से एक सोशल वर्कर मुझको काफी दिनों से कह रही थी कि अशोक जी आओ, यहाँ पे देखो बहुत बुरी हालत है, लड़कियां खतरनाक बिल्डिंग में पढ़ती हैं, आप आओ। तो पता नहीं, बहुत क्विकली तो मैं नहीं जा पाया शायद, लेकिन हाँ मैं जब गया वहां पे 2019 के अंदर, तो मैं भी देख के हताश हो गया। 8-9 साल से वो बिल्डिंग ऑफिशियली डेंजरस डिक्लेयर्ड थी, और उसमें 825 लड़कियां क्लास 1 से लेके 12वीं तक की पढ़ रही थी। और उसमें यहाँ तक हुआ, स्कूल के प्रिंसिपल तो लिखते ही रहते हैं गवर्नमेंट को कि इसमें हमारी कमी ये है, स्कूल में ये कमी है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे जो गांव के लोग थे ना, वो काफी एक्टिव थे, वो बहुत मुझे पसंद आया। और जब मैं गया तब भी काफी सारे बुजुर्ग और यंग लोग वहां पर अवेलेबल थे। उन लोगों ने भी बड़ी कोशिश करी, चिट्ठियां भी लिखी, और इसके अलावा वो खुद चंडीगढ़ में गए 2-3 बार, वहां के सेक्रेटरी से, मंत्री से मिलने कि भाई ये कुछ करो। किसी ने कुछ नहीं किया। तो मैं जब गया तो मैंने फोटो वोटो वगैरह लिए, और उसके बाद फिर जब हम प्रिंसिपल रूम में बैठे तो वो मुझसे कहने लगे कि देखिए यहाँ तो कई बार लोग आए, पत्रकार भी आए, फोटो वोटो खींच के चले जाते हैं, होता कुछ नहीं, अब आप भी आए हो। तो उनका समझ यही था कि मेरे आने का भी कोई होने वाला कुछ नहीं है। तो इतने हताश थे वो। मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो मेरा लाइन ऑफ एक्शन ये है कि मैं पहले एक चीफ जस्टिस को हरियाणा हाई कोर्ट के लिखूंगा, और अगर चीफ जस्टिस ने उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कन्वर्ट कर दिया केस, तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो मैं एक रेगुलर पिटीशन फाइल कर दूंगा हाई कोर्ट में। ऐसा मैंने उनको प्लान किया, और उसी प्लान के हिसाब से मैं चला। एक चीज और इंटरेस्टिंग वहां पे हुई कि प्रिंसिपल के कागजों में मुझे एक कागज दिखा जिसमें सिर्फ उसी स्कूल का जिक्र नहीं था, 5-6 और स्कूल थे फरीदाबाद के जो डेंजरस डिक्लेयर्ड थे। अरे मैंने कहा तो बहुत काम करने की जरूरत है यहाँ तो। फिर मैं उन स्कूलों में भी गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने वही जो उनको प्लान किया था उसी के हिसाब से एक चिट्ठी लिखी। उसका कोई कोर्ट में जो चिट्ठी लिखी, कोर्ट से मेरे को एक चिट्ठी का जवाब आया कि आप रेगुलर पिटीशन फाइल कर दो, आप रेगुलर पिटीशन फाइल कर दो। अगर आप दिखाए उसके बात बताई तो वो बहुत मतलब उनको काफी गुस्सा आया सरकार के ऊपर, और उन्होंने कहा कि अगली तारीख पे जो सेक्रेटरी एजुकेशन है वो यहाँ प्रेजेंट करेगा। बस उसका इतना ऑर्डर करना था, फिर तो तहलका मच गया गवर्नमेंट के अंदर। और उसका कोई 4 करोड़ से भी ज्यादा पैसा जो है ना उस स्कूल का, अनंगपुर का सैंक्शन हुआ। और भी सैंक्शन हुए, लेकिन मैं अनंगपुर की बात इसलिए कह रहा हूँ कि अनंगपुर का सैंक्शन हुआ। और उसके बाद उन्होंने जो ये कोरोना पीरियड था, मैंने उनको बोला सेक्रेटरी को कि आप ना कोरोना पीरियड का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि बच्चे भी नहीं है। अदरवाइज तो क्या होता है कि बिल्डिंग तोड़ते हैं तो फिर बच्चों को कहीं और जगह बैठाना पड़ता है, तो अभी तो बच्चे हैं ही नहीं, तो आप क्यों नहीं इस पीरियड में बिल्डिंग बना रहे थे। उनकी बात उनको समझ में आ गई और उन्होंने वो बिल्डिंग बनाई, और इतनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाई है। मेरे ख्याल से हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग है वो, मुझे लगता है। तो आपने देखा एक एफर्ट करने से। ये तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको कम से कम सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ या कुछ करने से कुछ हुआ है। अभी हरियाणा में हमने विजिट्स किए, जो ये हरियाणा में विजिट करे इसके साथ वहाँ भी करे। तो अभी और एक कोर्ट में केस भी किया वहाँ पर,
वो मैं आपको बताऊंगा जो हमारे एक्शन प्लान में है। तो उसकी वजह से कोर्ट में जो जज साहब थे, वो हमारे जो दूसरा जूनियर वकील है, उसको परसों बोल रहे थे कि देखो मतलब तुम्हारे केस डालने से असर तो हुआ है, अभी सरकार ने जो है वो कौन सी योजना के अंदर टीचर देने के लिए, कई हजार टीचर देने के लिए जो है सरकार तैयार हो गई है स्कूलों के अंदर। तो मतलब कुछ करने से कुछ होता है। तो अभी हमारा ये इसमें प्लान है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे सारे बच्चे स्कूलों में जाएं हैं और उनको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन मिले सबको।